हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज हमारी सीटेट का जो है, आपको पता है पेपर 2 में मैथ और साइंस आते हैं। तो हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथ का भी 30 होता है और साइंस का भी 30 होता है। 30 में से आपके 20 नंबर का तो कंटेंट होता है और 10 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है। तो आप समझ सकते हो कि कंटेंट मतलब जो 20 नंबर का है टॉपिक आपका, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैडागॉजी का उतना रोल नहीं है, 10 नंबर का है जो आप आराम से कर लोगे। बट ये 20 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है। क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, ये जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना फरवरी तक, वही वाले क्वेश्चंस है। इतने मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार सीटेट ने कि जिसने भी ये सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए उसका 100% 20 में से 18 नंबर तक आपके आने के चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज 500 लाइक्स का टारगेट हो जाएगा तो हम साइंस का डेली क्लास करेंगे, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहता है तभी जाकर डेली क्लासेस में ले पाती हूँ। कोई देखता ही नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है जब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाइक्स करके आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। और स्कोर बताना ना भूलें, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम यहाँ पे टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। पहला पूछा है कि इन में से बताओ कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पहला लिखा है कि किसी वस्तु की शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है। अब आपको ये पूरा देखना है कि इसमें से क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें नहीं। तो किसी भी वस्तु की शून्य दूरी किंतु अशून्य विस्थापन हो सकता है, ये बात गलत लिखा है। किसी वस्तु की, देखिए आप एलिमिनेट जरूर करना। ऑफलाइन एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा, तो जो भी आपको लगता है पेंसिल रखिएगा। जो भी आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसके सामने ऐसे क्रॉस करो तो आसानी हो जाएगी देखने में। किसी वस्तु की शून्य चाल किंतु अशून्य वेग हो सकता है, ये बात भी गलत लिखा है। अब जिसने साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो इसको तुरंत समझ जाएगा। उसके बाद लिखा है कि किसी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है, ये बात सही है। और लिखा है किसी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है, ये भी बात सही है। तो देखिए, केवल सी और डी सही है। सो आप समझ सकते हो, देखिए सी सही है और डी सही है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब मान लीजिए अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो अपनी छोटी सी कॉपी बना लो, उसमें ये लाइन लिख लो कि किसी भी वस्तु का शून्य वेग किंतु अशून्य त्वरण हो सकता है। और डी भी आप नोट कर सकते हो कि किसी भी वस्तु का शून्य विस्थापन किंतु अशून्य वेग हो सकता है। दोनों यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछा था 62। लिखा है कि जल का कोई नमूना सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हो। हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप समझ सकते हो, ये तो बहुत, ये क्वेश्चन आसान है। तो यही तो होगा ना कि वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा या जमेगा। इट विल बी फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। पहला हमारा सही हो जाता है। दूसरा गलत है कि वह बर्फ नहीं बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ जन्मेगा, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा, उसके नीचे पे बनेगा। आप भी जानते हैं हमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना था, हिमांक, इसलिए पहला हमारा सही हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा या फिर जमेगा। पहला सही है। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन है। देखिए, पहले आप पूरा हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये सारा जो यहाँ पर लिखा है ना, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से देखो, लिखा है कि अनुच्छेद पढ़िए, उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए क्रम में सही प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। पहला लिखा है यहाँ पर कि एक मोटी भित्ति की थैली है, इसका आकार चपटा जे जैसा है, ठीक है। और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये क्या है, ये जे कौन से नाम को बोल रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर नाम लिखना है, से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर क्या चीज यहाँ पर फिल करोगे, वहां पर खुलता है। फिर यहाँ पर भरिए कि वह श्रावित करता है जो कई जीवाणुओं को मार देते हैं। ये बेसिकली एक नाम बता रहा है। जो भी आपको यहाँ पर देखिए, आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना था और सही तरीके, सही वाला यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये आसान है, आप आराम से इसको बता लोगे। देखिए, तो देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहां पर लिखा है कि एक मोटी भित्ति की थैली है, क्या चीजें होगी। ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। तो क्या यहां पर यकृत होगा। एक मोटी भित्ति की थैली में क्या यकृत होगा, अमाशय होगा, अग्नाशय होगा या यकृत होगा। जो पहला समझ गया ना उसका तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी, यकृत कभी नहीं होगा। ये कोई मोटी भित्ति की थैली नहीं होती है, ना ही अग्नाशय ना ही यकृत। आपका आंसर आपके सामने है। आपको नहीं पता है ये तीनों, बट आपको अमाशय पता है, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो चलो एक बार पढ़ते हैं। अमाशय देखिए,
आमाशय एक मोटी भित्ति की थैली है और जिसका आकार जो है चपटा जे जैसा है और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। फिर दूसरा, यह भोजन नली से एक सिरे पर भोजन प्राप्त करता है और दूसरे सिरे पर छोटी आंत्र में खुलता है। वह क्या करता है? हाइड्रो HCl स्रावित करता है। अगर आपको ये भी पता था ना, HCl, इससे भी आंसर निकल आता, क्योंकि यह हमेशा हाइड्रोक्लोरिक जो है वो स्रावित करता है, जो कई जीवाणुओं को मार देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। देखिए, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो ना, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक लिखा है, यहाँ पर पित्त, अग्नाशयी रस, पित्त, तो आप जानते हैं कि क्या स्रावित करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक। इससे भी आंसर आ जाता और ये आसान था, बस बनाया डिफिकल्ट है। चलो, ये क्वेश्चन तो आप सब कर ही लोगे, EVS में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन किए हैं, तो ये तो आराम से हो जाएगा। और इसको मैं, बहुत आसान है, बस इसमें लिखा है कि एक महिला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने बैंक तक जाती है। फिर वह 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपको पता है, ये दूरी बट्टा समय, ठीक है। और जब आप इस पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आसान है, अगर आपको ये ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, कल डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगी, आपको उसको जरूर करना है। तो ये आपका पहला हो गया सही। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि खेती के विभिन्न प्रक्रमों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब खेती का कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है ना, देखो लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेरियस एग्रीकल्चर प्रोसेस। एग्रीकल्चर जो खेती होता है उसका कुछ प्रोसेस होता है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या चीजें सही होंगी। तो चलो पढ़ लेते हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा। देखिए, पहला लिखा है कि याद रखना, खेती एग्रीकल्चर प्रोसेस, फसल काटने से पूर्व हम ओसाई फटकन की जाती है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब जो विनोइंग है वो डन हो जाता है बिफोर हार्वेस्टिंग। काटने से आप पहले कैसे विनोइंग कर सकते हो? काटने के बाद हम फटकते हैं, तो ये पूर्व लगा के इसने गलत कर दिया, खत्म। जुताई से पूर्व हम बुआई कर लेते हैं, ये बात तो सीधे गलत। पहले हम जुताई से पूर्व बुआई कैसे करोगे आप बताओ? पहले हम खेत को जोतते हैं, उसके बाद से उसमें बोते हैं, ये भी बात गलत है। आप थ्रेसिंग के बाद जुताई करते हो, गलत। जुताई के बाद होती है थ्रेसिंग, उल्टा लिखा है, ठीक है। लास्ट वाला लिखो, देखो लिखा है फसल काटने के बाद थ्रेसिंग की जाती है। जी हाँ, थ्रेसिंग हमेशा जो है ना हार्वेस्टिंग के बाद होता है, काटने के बाद से होता है। तो केवल 4 ऑप्शन सही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में आप, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बस ध्यान देना है। ये मौसम चार्ट दिया गया है, किसी भी भारतीय शहर का मौसम दर्शाता है। इन आंकड़ों से किस स्थान का उल्लेख मिलता है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, चेन्नई, जोधपुर, कोची, शिमला। अधिकतम तापमान जनवरी का है, यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर न्यूनतम तापमान दिया गया है, और ये आपका वर्षा है। आप इसको देख कर बताओ कि इससे आपको किस कौन सा जो है इन चारों में से शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर ना टेम्परेचर देखो कि जनवरी में इनका अधिकतम टेम्परेचर इतना था, फरवरी में, फिर मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में। वैसे ही आप इनका न्यूनतम तापमान देखिए और वर्षा, इससे आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। फिलहाल गर्मी का मौसम भी बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप इसका सही आंसर जरूर बताइए, ठीक है। जो भी इसका सही आंसर करेगा कमेंट्स में, मैं उसको लाइक करूंगी, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत वाला बताना है, याद रखना। तो गलत वाला जो, देखो इसमें गलत वाला आपको बताना है, तो सही वाला आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बात एकदम सही लिखा है। सामान्यतः धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी सही है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जो मेटेलिक जो है वो ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये बात गलत लिखा है, वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता है। बाकी नीचे का भी देख लेते हैं। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जी हाँ, कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। सो 4 भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। गलत क्या है? तो 3rd इज राइट आंसर, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, अब ये रहा हमारा 68। ये भी बहुत आसान है, बस देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। देखिए, पहले आप क्या पढ़ो कि क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। लिखा है, निम्न वाक्य को पढ़ो और शब्दों के उस समूह का चयन करो। अभी जो ऊपर पढ़ा था वैसा ही है, जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। मेढकों में यहाँ पर क्या भरेंगे, का प्रक्रम हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके उत्पादन के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। अब इतने ऑप्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं, एक ऑप्शन से आपका एलिमिनेट करके आंसर तुरंत सामने आ जाएगा। सबसे पहले चलो एलिमिनेट करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है ना, मेढकों में किसका, का प्रक्रम हार्मोन, निषेचन निषेचन कायांतरण कायांतरण। सबसे पहले इसी में एलिमिनेट करो कि क्या होगा। देखिए, निषेचन होगा नहीं, पहले ही आप निषेचन का हार्मोन से थोड़ी ना होता है, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा। निषेचन वर्ड ही गलत है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना वो भी बता देगा। कायांतरण जिसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। देखिए, तो मेढकों में क्या होता है ना कि कायांतरण जिसे हम मेटामॉर्फोसिस का प्रक्रम हार्मोन। अब इन ये दोनों ऑप्शंस तो खत्म हो गए आपके एकदम। अब एलिमिनेट करना है ऑफलाइन में, तो कैसे करोगे, तीसरा चौथा में दूसरा वाला डिसाइड कर देगा कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन होता है या एड्रेनलिन होता है। यहां पर भी देख सकते हो आप, एड्रेनलिन होता है या फिर थायरॉक्सिन होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो मेढक का, तो उसमें जो है हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित है, तो वो होता है थायरॉक्सिन के द्वारा। तो ये तो रटना पड़ेगा हार्मोन वाला, तो तीसरा आपका सही आ जाएगा क्योंकि एड्रेनलिन नहीं होता है। तो अब इसको पढ़ो, द्वारा नियंत्रित है जिसके उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है, नाइट्रोजन का नहीं। इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो चलो एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं। मेढकों में मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कायांतरण बोलते हैं का प्रक्रम हार्मोन थायरॉक्सिन द्वारा नियंत्रित है, जिसके उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ये आसान था, एक दो चीजें आपको पता होंगी ना, आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो क्यों कौन सा होगा राइट आंसर, तीसरा ये होगा। चलिए, अब 69 लिखा है कि निम्न में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। क्षारीय का मतलब बेसिक इन नेचर, ठीक है, और एसिडिक को बोलते हैं अम्लीय। तो ये बेसिक का पूछा है, तो इसके लिए आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप बता पाओगे कि ये क्षारीय है या नहीं। तो चलो देखते हैं 69, और आप भी सभी आंसर जरूर लिखें। पहला लिखा है कि टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा, सिरका। अब सिरका देखो, अगर आपको पूरा नहीं पता है फिर भी आपको पता होगा कि सिरका जो है हमारा एसिटिक एसिड होता है, बेसिक नहीं होता है, तो ये खत्म। खिड़की, मार्जक, दही, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, नींबू का रस। नींबू का रस क्या होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है, तो ये भी यहाँ पर खत्म। जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस पता हो, देखा आपने कितने आसानी से आ रहा है। उसके बाद से मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, अल्कोहल, नींबू का रस यहाँ पर दोबारा दे दिया है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे आपके एसिटिक, मतलब ये नींबू का रस किस में आता है, सिट्रिक एसिड में आता है, तो ये सारे अम्लीय के हैं। इससे मैं आपको एक ऑप्शन के थ्रू, एक वर्ड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इसे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। तो आपका बेसिक कौन सा बचा, क्षारीय कौन सा बचा, अपने आप आंसर आप सभी के सामने है। जो कैलेमाइन लोशन होता है, शैम्पू होता है, टूथपेस्ट होता है, खिड़की जो मार्जक मतलब विंडो क्लीनर, ये देखिए ये सब किस नेचर के होते हैं, बेसिक होता है। तो ये बहुत आसान था, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। अगर जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता हो, कुछ चीजें थोड़ी बहुत चीजें पता होती हैं फिर भी आंसर आ जाता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, अब एजर्शन रीजन साइंस में भी आएगा ही, आप जानते ही हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि ए और आर को पढ़ो और बताओ सही क्या चीजें हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहले तो लिखा है कि पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि हो जाती है। जो द वॉल्यूम ऑफ ऑल सॉलिड्स इंक्रीज ऑन मेल्टिंग। आप मुझे बताइए, कोई भी मान लो बर्फ है, बर्फ एक सिल्ली है, वो पिघलेगी तो उसके क्या आयतन में वृद्धि होगी, आप सही बताना। बिल्कुल भी नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का आमाप बढ़ जाता है, मतलब जो साइज ऑफ एटम्स हैं वो कंप्राइजिंग द सॉलिड्स इंक्रीज व्हेन दे मेल्ट। मतलब वो जैसे ही मेल्ट होता है तो उनका जो ठोस है, उसका जो एटम्स होते हैं उसका आमाप बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है? दोनों की दोनों बातें एकदम गलत लिखा हुआ है। तो ना तो हमारा कथन सही है, ना ही हमारा कारण सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। दोनों की दोनों चीजें गलत लिखी हुई हैं। 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है जो कि आएगा ही इस बार भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हर बार पूछता है। देखो 2 चीजें दी गई हैं, आपको सुमेलित करके बताना है। 1-2 पता होगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक तो नेफ्थलीन का पाउडर और लवण, दूसरा है चीनी और जल, वनस्पति तेल और जल, और है लवण और जल। यहाँ पर स्तंभ में दिया है क्रिस्टलीकरण, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण, कीप में से डालना। यहाँ पर लिखा है ये मिश्रण, स्तंभ 1 में दिए गए मिश्रण को स्तंभ 2 में दिए गए उस प्रक्रम से सुमेलित करो जो उसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। याद रखना उपयोग में कौन कौन सी चीजें इसमें से लाई जा सकती हैं। जैसे कि इंग्लिश वाला भी देखिए, मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1, ये आपका मिक्स इन द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट, जिसका आप उपयोग कर सके उससे आपको मिलान करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलो देख सकते हैं मिश्रण को हम किसके साथ किस उपयोग में लाते हैं। तो पहला दिया है नेफ्थलीन का पाउडर और लवण। आप इसका किस में उपयोग होता है तो आप सभी जानते हैं ऊर्ध्वपातन में। अभी मैं इंग्लिश वाला भी बताऊंगी। तो ए का हो गया हमारा तीसरा। तो चलो एलिमिनेट करते हैं। ए का दूसरा खत्म, दूसरा खत्म, चौथा खत्म। ये तो एक से ही आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और जो चीनी और जल है इसका हम क्रिस्टलीकरण में करते हैं, और वनस्पति तेल और जल का हम पृथक्करण कीप में से डालने में करते हैं, और लवण और जल का वाष्पन से करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश वाला भी दिखा देती हूँ, देखिए इसमें हमारा दूसरा सही होगा। तो पाउडर नेफ्थलिन्स बॉल्स एंड सॉल्ट सब्लिमेशन में आता है काम, शुगर एंड वाटर का क्रिस्टलाइजेशन में, वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर का पोरिंग थ्रो सेपरिंग फनल, सॉल्ट एंड वाटर का इवेपोरेशन में। तो मिक्सचर इन कॉलम फर्स्ट विद द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट, आप इसको अलग करने में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो इसका दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कथन को पहचानो। एक उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल दर्पण, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में आपने देखा होगा। एनसीईआरटी में जिसने भी 6 to 8 के एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ी होगी उसका आंसर तुरंत आएगा। जो एक कॉनकेव मिरर होता है वो ऑलवेज फॉर्म्स करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कि जो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है वो फॉर्म करता है एक रियल साथ में एक वर्चुअल इमेज भी। समझ सकते हो आप। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। फिर से एजर्शन रीजन ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं पहले। देखिए इसमें लिखा है पहला कि चीनी का जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है ना शुगर का, वो एक अच्छा कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती। जो शुगर होता है वो डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए पहला तो गलत है कि चीनी का जो सॉल्यूशन होता है वो विद्युत का सुचालक है, ये एकदम गलत है। तो ए तो गलत हो जाएगा। बट दूसरा चीज सही लिखा है कि चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती। जी हाँ, शुगर है वो डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, ये बात सही लिखा है। तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट सही है, बट ए वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये वाला तो गलत हो गया, बस हमारा ये सही है, कारण सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया आंसर। ये असत्य है और बी वाला कारण हमारा सही है। मतलब ये एक स्टेटमेंट लाइन जो है ये सही बात है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसको स्कोर जरूर बताना। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुणों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत वाला बताना है, याद रखो। पहला लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये बात सही लिखा है और हमें तो गलत वाला बताना है। प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है, जो ईच लाइन इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ये बात भी सही लिखी है। उसके बाद लिखा है कि चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ये बात गलत लिखा है। उसके बाद ये ध्रुवों के निकट संकुलित हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये बात भी सही लिखा है। हमसे गलत वाला पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd, क्योंकि गलत पूछा है और जो गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और 500 लाइक्स कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप आगे भी साइंस की क्लासेस चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।